मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी आज क्लास है फ़र्स्ट ईयर की और फर्स्ट ईयर की क्लास में हम चैप्टर 7 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है वो हमने शुरू कर रखा है और तकरीबन उसके 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। 9वां और 10वां सवाल आप लोगों को ख़ुद करने के लिए दिया था। इंशाअल्लाह उसको आज हम दोबारा यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे और जिन बच्चों ने कर लिया है वो सारे बच्चे हमारे क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे और टैली करेंगे कि उनका आंसर, उनका मेथड सही है या गलत हो गया है कहीं मेथड, और जिन्होंने नहीं किया वो हमारे साथ कर लें। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और इल्म की दुआ है अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी, हम सब को अता कर, इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, वासिअन, वसी हो, और हमीकन, और गहराई वाला हो। मैंने इन 3 अल्फाज का तर्जुमा कुछ इस तरह किया था कि नाफ़िअन, नफ़े वाला इल्म, ऐसा इल्म जो हमें भी नफ़ा दे और हमारे साथ इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानियत को हमारे इल्म से नफ़ा मिले, और साथ साथ अगर हम इस दुनिया से जब चले जाएं, हमारा वजूद ख़त्म हो जाए, तब भी हमारे इल्म से लोगों को नफ़ा मिलता रहे और क़यामत तक आने वाले लोगों को हमारे इल्म से फैज़ जारी हो, ऐसा इल्म हमें अता फरमा। वासिअन, वसी, इतना वसी कि ए अल्लाह मशरिक़ों से शुरू हो और तेरी मगरिबों तक जाए, इतना वसी इल्म हो। और इतना इल्म बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं हमारे सर के ऊपर से गुज़र गया, हमें समझ नहीं आई, लेकिन हम अपने इस दुआ में एक लफ्ज़ हमीकन, मतलब गहराई वाला, समझ आ जाए और उसकी गहराई कितनी हो, 7 आसमानों से शुरू हो और 7 ज़मीनों की तह तक चला जाए। जब हमने मशरिक़ से मगरिब तक और 7 आसमानों के ऊपर से 7 ज़मीनों की तह तक हमने अपने रब से इल्म मांगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह हमें सारी कायनात का इल्म हमें अता कर दे और वो इल्म नाफ़े हो, उस इल्म से फैज़ मिलता रहे हमें भी और हमारे बाद क़यामत तक आने वाले लोगों को हमारे इल्म से फैज़ मिलता रहे, उनको नफ़ा होता रहे। इसके साथ प्यारे बच्चों, हम जब भी कोई इमारत तामीर करते हैं तो इमारत तामीर करने का जो सबसे अहम पॉइंट होता है और उस इमारत जो हमने तामीर करनी है, उस इमारत की बेस सबसे अहम चीज़ होती है। अगर आप सही नहीं बनाएंगे, इमारत 1 साल, 2 साल, 10 साल के बाद गिर जाएगी। और अगर आपने बेस सही बना ली और इमारत उसके ऊपर बनाई तो वो इतनी मज़बूत होती है कि वो हज़ारों साल चल जाती है, लाखों साल चलती है। इसी तरह एक इमारत हमारी तामीर हो रही थी और उस इमारत की तामीर में हमारी बेस बड़ी मज़बूत थी, लेकिन हमारे दुश्मनों ने हमारी बेस कमज़ोर करते करते खोखली कर दी और आज हमारी बेस इस कदर हो चुकी है कि उसके ऊपर इमारत तामीर करने के दौरान ही इमारत गिर जाती है। इमारत कंप्लीट होने से पहले इमारत गिर रही है और अपनी आँखों से देख रहा हूँ मैं और आप सब। उस इमारत की बेस को मज़बूत करने के लिए
जो चीज़ हमसे भुला दी गई, हमारे जहनों से, हमारे दिलों से, उस चीज़ की तरफ मैं इशारा करने लगा हूँ। हमारी इस्लाम की बेस और उसकी इस्लाम की जो इमारत थी, उसकी जो बेस थी, उसको इस कदर हमारे दुश्मनों ने कमज़ोर कर दिया कि तामीर होने से पहले गिरते हुए नज़र आ रही है। मैं आज के नौजवानों को जब देखता हूँ, वो हमारी तामीर होने वाली इमारत थी और वो तामीर होने से पहले वो गिर रही है, क्योंकि उसकी बेस मज़बूत नहीं है। उस बेस की तरफ हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि, सबसे पहली जो ईंट हमने इस इमारत में रखनी थी वो थी आमन्तु बिल्लाहि, कि मैं अल्लाह पे ईमान लाया। आज हमारा ईमान अल्लाह से ख़त्म होता जा रहा है। आज हम दुनिया की मसनूई चीज़ों पर तो ईमान रखते हैं, अल्लाह पे दिल से ईमान नहीं रखते, ज़ुबान से कह देते हैं, लेकिन जो दिल में ईमान है वो होना चाहिए। उस जगह से हमारे दुश्मन ने इस लफ्ज़ को निकाला, आमन्तु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। जब ईमान अल्लाह पे ले आए तो फिर सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ के तो देखें। अल्लाह हर चीज़ आपको अता करेगा। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ तरबियत की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताने लगा हूँ कि 40-42 साल मेरी उम्र है और जब से मैंने होश संभाला है, कुदरती तौर पे हो सकता है कि मैंने, क्योंकि होश 20वीं सदी में संभाला था, तकरीबन 1980s के करीब, 20 साल पहले, तो उस वक्त दौर या हालात बेहतर थे। आमन्तु बिल्लाह मेरे दिल में इस तरह घर कर गया कि अल्लाह पे ईमान लाया, और मैंने आज तक अपनी होश में जो चीज़ अपने रब से मांगी है और उसकी मुझे जब ज़रूरत हुई तब मांगी, अल्लाह ने मुझे उसी वक्त अता की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ अपने रब से मांगी हो और वो मुझे मिली ना हो उस वक्त जिस वक्त मुझे ज़रूरत हो। आमन्तु बिल्लाह, ये पहली ईंट है, मैं ईमान लाया अल्लाह पे। इसके बाद व मलाइकतिही, और तमाम के तमाम फ़रिश्तों पे जो अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, व कुतुबिही, और अल्लाह की तमाम किताबों पे मैं ईमान लाया। ये हम 3 ईंटों की बात कर रहे हैं जो हम इस्लाम की इमारत की बेस में हम लगाएंगे। आमन्तु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पे ऐसा ईमान लाया कि मैं घर से निकला, मेरे पर्स में पैसे नहीं, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ अल्लाह पे कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं घर से निकलते हुए जेब में पैसे इसलिए डाल लूँ कि मुझे रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो पैसों पे ईमान रखा। अगर मैं रात को दूध पीकर सोया और मेरे सुबह उठ के पेट में दर्द हुआ और पेट मेरा ख़राब हो गया और मैंने कहा जो रात को दूध पिया उसकी वजह से मेरा पेट ख़राब हुआ, तो आमन्तु बिल्लाह कहाँ गया? अल्लाह पे ईमान कहाँ गया? जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने तो यहाँ तक हमें सिखाया है कि अगर आपका पेट ख़राब हुआ तो दूध की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से। आप सब बच्चे जानते हैं हज़रत लुक़मान, बहुत बड़े दुनिया के हकीम, उनके पास एक बच्चा अपने वालिद के साथ आया और कहा कि इसके पेट ख़राब है, मोशन लगे हुए हैं और बिल्कुल पानी की तरह। तो उन्होंने एक पुड़िया निकाल के दी कि इस बच्चे को रात को सोने से पहले खिला दें। रात को सोने से पहले उनको बच्चे को जब पुड़िया खिला दी दवाई की और सुबह तक आराम ना हुआ, तो
तो बच्चे का वालिद सुबह फिर बच्चे को लेकर हज़रत लुकमान के पास आए और कहने लगे कि आपकी पुड़िया दी, इसको खिलाई गई और इसको सुकून नहीं मिला, उसी तरह एक ज़रा फ़र्क नहीं है। उन्होंने वही पुड़िया दोबारा निकाल के गिलास में डाली पानी के, तो वो जो पानी था वो मुंजमद हो गया, जम गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पुड़िया बच्चा खा ले और इसे आराम ना आए? ये हैरानगी से उन्होंने पूछा। तो फरिश्ता पहुंचा वहाँ और वो पुड़िया ला के उनके हाथ में रख दी कि बच्चे ने तो मुंह से डाली थी, लेकिन गले से अल्लाह का हुक्म था कि निकाल के ले आओ। तो हमने गले से ही निकाल ली, पेट तक तो पहुँचने नहीं दी। अगर वो पेट तक पहुंचती तो उसका मामला हल होता। तो ये पुड़िया हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम को वो फरिश्ता देता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी दवाई से इसको आराम होगा, आराम रब की तरफ से आता है, और बीमारी और खुशी और गमी हर चीज़ रब की तरफ से आती है। ये जो बुनियाद है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये 3 ईंटें हैं जो हमने यहाँ पे रखनी है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 7.9 जो मेरे पास किताब है उसमें पेज नंबर 297 है। आप अपनी एक्सरसाइज तलाश कर ले खुद कि कहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि बाज़ किताबों में डिफरेंट पेजेस पर हैं। अ पेयर ऑफ डाइज इज़ रोल्ड। जब उसने कहा कि एक पेयर ऑफ डाइज को रोल किया, तो आप सब बच्चों का काम है क्वेश्चन नंबर 7.3, बस ए पार्ट उसका 9 है और उसका ए पार्ट है 7.9 और उसका ए पार्ट, जिसमें पहला लफ्ज़ उसने लिख दिया अ पेयर ऑफ डाइस इज़ रोल्ड। जैसे ही उसने रोल्ड का लिखा तो आपको पता चल गया कि टोटल आउटकम आपने तलाश करना है। टोटल आउटकम is equal to 6 raised to power 2, it's 36। अब 36 आउटकम ड्रॉ करने हैं आपने सबसे पहले जी। 36 आउटकम कैसे ड्रॉ करते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके साथ क्या होगा? 1, यहाँ पे 1, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसके साथ हम 2 लिखेंगे। हमारे पास 36 आउटकम बनाना अब बच्चों के लिए आसान होगा। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, इनके साथ हम 3 को लिख लेंगे। फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हम 4 लिखते हैं। फिर हम दोबारा से 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हमारा क्या टैली होगा जी? 5 आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। और लास्ट कॉलम हमारा बन रहा है 1 2 3 4 5 और 6, और इसके साथ हमने क्या लिखना है? शाबाश, 6 लिखेंगे। और ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ 36 आउटकम पर मुश्तमिल। 36 आउटकम पर मुश्तमिल हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। ये जब हमने पढ़ा कि अ पेयर ऑफ फेयर डाइज इज रोल्ड, यहीं पे लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस S। आपने लिस्ट बनानी है सैंपल स्पेस S की। तो ये सैंपल स्पेस S कहलाएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपके पास S है, सैंपल स्पेस बन गया। अब वो कहता है लेट A डिनोट द इवेंट द सम इज लेस देन 8। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A रिप्रेजेंट कर रहा है सम इज लेस देन 8। हम यहाँ पर A का सेट बना लेते हैं। लेस देन 8, लेस देन 8 कौन कौन होता है जी?
हम 2 से शुरू करेंगे क्योंकि हमारा जो सम है वो 2 से शुरू होता है। हम 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2 के आउटकम लिखवाएं जनाब, 1 और 1, ये 2 के आउटकम हो गए। अब 3 के आउटकम लिखवाएं, 1, 2, सॉरी यहाँ पे हम 1 और 2 और 2 और 1। अब 4 के आउटकम लिखेंगे हम, ये ऐसे 4 के आउटकम, 1 के साथ 3, 2 के साथ 2 और 3 के साथ 1, ये हमारे पास 4 के आउटकम बन गए। अब हम बात करते हैं 5 के आउटकम। 5 के आउटकम क्या बनेंगे, 1 के साथ 4, फिर उसके बाद 2, 3 और 4, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये देखें इन सब का सम क्या होगा, 4 होगा। सॉरी 4 + 1 5, 3 + 2 5, फिर 2 + 3 और फिर 1 + 4। अब 5 के बाद हम 6 के आउटकम लिखेंगे, 1 के साथ 5, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, और ये 5 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और अब हम 7 के आउटकम लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप देखें इन सब का सम क्या है, इन सब का सम 7 है। और उसने क्या कहा हुआ है, लेस देन 8 कहा हुआ है। तो हमने लेस देन 8 वाले यहाँ से निकाल के ए सेट में लिख दिए। इसके साथ वो कहता है बी सेट, एंड बी द इवेंट 6 अक्कर ऑन आइदर डाई। 6 जो है वो दोनों में से किसी एक डाई पे मौजूद होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे बी सेट, हम यहाँ पे बी सेट लिखेंगे और बी सेट में क्या होगा, 1 6, शाबाश, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 और 6 6। अच्छा जी, और क्या है, 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4 और फिर 6 5। ये हमारे पास बी सेट बन गया। अब आगे क्या कहता है, लिस्ट द इवेंट एंड देयर प्रोबेबिलिटीज़। ए और बी सेट बनाना था, ये ए सेट बन गया, ये बी सेट बन गया, दोनों हो गए। आगे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। हम यहाँ पर क्या मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए और बी दोनों के कॉमन पॉइंट्स लिखे जाते हैं। हम यहाँ से दोनों के कॉमन पॉइंट देखते हैं, वहाँ पे 6 लाजमी है, इसमें 6 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी कोई 6 नहीं है, इसमें भी कोई। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 6 और 6 1 है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 6 और 6 1, और ये हमारे पास सेट कंप्लीट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी। जब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, 1 6 और 6 1। बस ये 2 आउटकम हैं जो दोनों में कॉमन हैं। वो कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिएगा, ये तो कॉमन पॉइंट्स इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा आपसे ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करें। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में हमने क्या करना होता है, ए के तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं वो एक मर्तबा लिखते हैं। इसका मतलब 1 6 और 6 1 ये एक मर्तबा लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट ए और बी के लिख दिए जाएंगे। मसलन यहाँ पे हम लिखते हैं 1 1, इसके बाद 1 2, फिर 2 1, ठीक होगी बात, फिर 1 3, फिर 3 1, और फिर हमारे पास 2 और 2 भी है। फिर हम देखते हैं 1 4, फिर 2 3, फिर 3 2,
3 2 के बाद 4 1, ये आ गया। फिर हम लिखते हैं 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, फिर 4 के साथ 2 और फिर लास्ट में लिखेंगे 5 के साथ 1। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये भी लिख लेते हैं 1 6 2 5, फिर 3 4, फिर 4 3, 4 3 के बाद 5 2 और 5 2 के बाद 6 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब 6 1 ये वाला लिख लिया और 1 6 भी लिख लिया। अब बाकी ये वाले कंप्लीट लिखेंगे, वो है जी 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6। इसके साथ हम लिखेंगे 6 2 6 3 6 4 6 5 और कंप्लीट हो गए। हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी हमने कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पर हमने ए माइनस बी करना है, तो वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में हम देखते क्या है, ए के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं है। अगर हम यहाँ से ए के एलिमेंट्स देखें और बी के एलिमेंट्स रखें सामने, तो 1 6 और 6 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी जो बचेंगे वो आप ए माइनस बी में लिखेंगे। मसलन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 1 4 2 3 3 2 4 1 4 1 के बाद 4 1 हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये भी कंप्लीट लिखेंगे 1 5 2 4 3 3 और 4 2 और 5 1। यहाँ तक हमने ये सारे कंप्लीट लिखे क्योंकि इनमें से कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है। अच्छा, इस कॉलम में 1 6 और 6 1 बी में मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचे वो हम लिखेंगे 2 5, हम यहाँ लिखेंगे 2 5। 2 के बाद अगर 3 के साथ हम 4 लिखते हैं, 4 के साथ हम 3 लिखेंगे और 5 के साथ हम 2 लिखेंगे। ये हमारा a माइनस बी सेट कहलाएगा। इसके बाद वो कहता है जनाब b माइनस a। अब आपने मालूम करना है b माइनस a। अब आप देखें जी b माइनस a में b के वो तमाम एलिमेंट लिखेंगे जो b में मौजूद हैं लेकिन a में ना हो। अब b के वो तमाम एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं लेकिन वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो a में मौजूद हैं। a में हमारे पास 1 6 और 6 1 यहाँ पे मौजूद है। b के ये दो एलिमेंट्स a में मौजूद हैं, इन्हें छोड़ दें, बाकी सारे लिख लें। यानी कि हम 2 6 और 2 6 के बाद 3 6, फिर हम लिखेंगे 4 6, फिर हम लिखेंगे 5 6 और फिर 6 6। नीचे लिखेंगे 6 2 6 3 6 4 और 6 5। ठीक है जी, a माइनस बी और b माइनस ए भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक और उसने बात पूछी है और वो पूछी है a यूनियन b। a यूनियन b, अच्छा वो तो हमने मालूम किया हुआ है a यूनियन b, लेकिन आगे क्या कहता है, a यूनियन b के साथ यूनियन करें a कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप a कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। a कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, यूनिवर्सल सेट S में से माइनस कर देते हैं A को। अब यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास S है, इसमें से किसको माइनस करेंगे, A को। A को जब आपने माइनस किया तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट लिखेंगे जो A में मौजूद ना हो। अब A में कौन से मौजूद हैं, A में हमारे पास ये जो है जी 5 2
ये सारे हमारे पास ए में मौजूद हैं। अब इसके अलावा जो बचे वो हम ए कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में हम लिखेंगे 6 2। 6 को कम कर लेते हैं तो 6 2 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? 6 2 के बाद 5 3 4 2 3 4, ठीक होगी बात। फिर हम 3 5 लिखेंगे और 2 6 लिखेंगे। ये मैंने ये लिखे हैं जनाब 6 2, देखें 5 3 4 4 3 5 और 2 6। अब हम ये लिखते हैं 6 के साथ क्या लिखेंगे? 6 के साथ 3, फिर 5 के साथ 4, फिर 4 के साथ 5 और फिर 3 के साथ 6। आपने देखा मैंने इसको लिखा है 6 3 5 4 4 5 3 6। अब 6 के साथ हमारे पास है 4, हम यहाँ लिखेंगे 6 के साथ 4, 6 के साथ 6 के बाद कौन है? 5 है, 5 के साथ 5 और 4 के साथ 6। हमने ये भी लिख लिया। अब हमारे पास ये 3 रह गए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक 5 6 और एक लिखेंगे 6 5 और एक लिखेंगे 6 6। ये हमारे पास कंप्लीट ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब उसने जो लास्ट में कहा हुआ है वो क्या कहा हुआ है? उसने कहा ए यूनियन बी। इसमें फिर यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कहाँ पर है? ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन बी में हमने यूनियन कर देना है ये। अब ए यूनियन बी और ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन कौन से हैं ज़रा देखें। इन दोनों में कॉमन हमारे पास पहली बात तो 6 1 यहाँ नहीं है, हमारे पास क्या है 6 2 6 3 और 3 6। ये 6 6 भी मौजूद है, 6 2 एंड 6 वाले कंप्लीट। ये देखें जी, ये सारे 6 वाले हैं जिनमें 6 मौजूद है। ये 6 है, ये 6, यानी कि ये 6 और ये 6 हो गया। फिर इसके बाद ये और ये कॉमन है। इसके अलावा जो कॉमन है वो भी देख लेते हैं। 4 4 वो यहाँ पर मौजूद है। 4 4 अगर गौर करेंगे तो 4 4 आपके पास यहाँ पर नहीं है। 4 4 या मज़ीद 5 3 देख लें, यहाँ पे 5 1 5 2 2 5 5 3 नहीं। तो यहाँ पे आपने ये तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। वो कैसे लिखेंगे? 1 1 1 2 2 1। अब यहाँ पे देखें 1 2 और 2 1 नहीं है। इसी तरह 1 3 और 3 1 लिख लिया। 3 1 के बाद हम 2 और 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 4, फिर उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 2 3, फिर 3 2 और फिर हम लिखते हैं 4 1। यहाँ से आ जाते हैं 1 5 2 4। 2 4 के बाद हम लिखेंगे 3 3 और 4 2 और 5 1। 5 1 के बाद हम लिख देते हैं 1 6 के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 5, फिर 3 4, 3 4 के बाद 4 3 और 5 2। इसके बाद हम लिखेंगे जनाब 6 1 6 2 6 3 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। ये लिख लिया। इसके साथ ही हम लिखेंगे 2 6 2 6 के बाद 3 6 4 6 5 6 और 6 6 लिख लिया।
इसके साथ हम यहाँ से देखते हैं 6-2 हमारा वहाँ पे लिखा हुआ है, 6-3 6-4 भी लिखा हुआ है, 5-3 आप देखें वहाँ 5-3 लिखा हुआ है, 5-3 5-4 और 5-5 नहीं लिखा हुआ इस पूरे में, तो हम लिखेंगे 5-3 5-4 और 5-5। ये जो है 5-3 5-4 5-5, 4-4 यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, हम 4 भी लिख लेंगे, 4 के बाद 4-5 भी लिख लेंगे, 4 और 5। इसके साथ हम देखें क्या हमें 4-5 के बाद 4-6 लिखा हुआ है, 3-5 यहाँ पर 3-5 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो 3-5 लिख लेंगे। 3-5 के बाद मेरा ख्याल है यहाँ पे 5-3 भी कहीं लिखा होगा, 5-3 ये लिखा हुआ है, 5-3 ये भी नहीं आया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज़ हैं और एक ये 6, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ हमने यहाँ से लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गई हैं। यहाँ पे भी 7 ही होंगी, देखते हैं, एक ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, 5-5 कौन सी हमने 2 मरतबा लिख ली, 5-3 लिखी, ये 5-3 2 मरतबा लिख ली, यहाँ लिखा था 5-3 और ये 5-3। चले जी, ये हमारे पास A यूनियन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है, यानी कि आपने क्या मालूम करना है, नंबर 1, ये काम तो सारा आपको पता ही था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी मालूम करें, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट मालूम करके दिखाएं, और फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A, और फिर लास्ट में मालूम करके दिखाएं A यूनियन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। ये अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी पड़ जाएं तो आपको ये सारा प्रोसीजर करने के बाद एंड पे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो यहाँ पर आपके पास जवाब आएगा 21/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11/36। A यूनियन B, जब हम A यूनियन B की बात करेंगे तो A यूनियन B के तमाम एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो यहाँ पे 30 आउटकम है आउट ऑफ 36। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में हमारे पास 2 आउटकम हैं, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी बताएं। A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि 15/36। A माइनस B यहाँ पर मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 19/36। बिल्कुल इसी तरीके से B माइनस A में देखेंगे 2 4 6 8 और 1 10, तो 10/36। A यूनियन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। तो यहाँ पर आ गया 36/36, इट्स इक्वल टू 1। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर
10 का ए पार्ट। 10 का ए पार्ट कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हम ए पार्ट बाद में करते हैं, पहले बी पार्ट कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगी। उसकी वजह ये है कि 10 का बी पार्ट में लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, मतलब पेयर ऑफ डाइस थ्रो करें। जब पेयर ऑफ डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम 36, और ये हमारे पास आउटकम बने हुए हैं। बाकी हम पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ 2 नंबर अपीयर आर डिफरेंट, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से आगे चलते हैं, इसको मैं रेज करता हूँ ताकि हम आगे चल सकें। क्वेश्चन नंबर 10 और उसका बी पार्ट। 10 का बी पार्ट, 2 dice are thrown. When 2 dice are thrown, so the total outcome is 6 raised to power 2, 36 आउटकम बन गए। लेकिन वो ये कहता है, यहाँ एक कंडीशन लगा रहा है, वो ये कहता है इफ़ 2 नंबर अपीयर्स, जो 2 नंबर आए, आर डिफरेंट, वो डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, और 1 भी। ये जो सेम नंबर थे ये नहीं होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? डिफरेंट नंबर। अब हमारे पास जो टोटल नंबर बचे, या टोटल आउटकम, वो कितने हो गए? 30। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ निकल गई, तो बाकी 36 में से 6 निकल जाएं तो 30 बच गए। अब हमारे पास टोटल आउटकम 30 आ गए। अब वो ये कहता है कि अब बताओ ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द सम इज़ 6। अब वो कहता है सम इज इक्वल टू 6। अब बताएं 6 आने के आउटकम कौन कौन से हैं? 1 के साथ हम किसको लगाएं तो 6 आएगा। 1 के साथ हम 5 लगा लेते हैं। 2 के साथ हम क्या लिखेंगे? 2 के साथ 4, फिर उसके बाद 3 के साथ 3, ये नहीं होगा। 3 के साथ 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है 3। 3 के बाद 4 के साथ 2, और फिर 5 के साथ 1। ये हमारे आउटकम है जनाब। कितने आउटकम बने हमारे पास? हमारे पास आउटकम टोटल बन गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनी? फिर उसने पूछा प्रोबेबिलिटी बताएं। सम इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 बाय नॉट 30, 4 बाय 36 नहीं 30 लिखेंगे क्योंकि इसमें से सेम नंबर निकाल दिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट इसका पूछा हुआ है उसने, द सम इज 4 और लेस। क्या पूछा हुआ है? सम इज 4 और लेस, मतलब सम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। अगर सम 2 है तो उसका आउटकम बता सकते हैं 1 1। 3 के आउटकम बताएं जी, 1 2 2 1। 4 के आउटकम बताएं, 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 2, फिर 3 के साथ 1। ये हमारे पास आउटकम बनेंगे। लेकिन जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो आउटकम ये बनेंगे। इस क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि नंबर्स आर डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 नहीं होगा, 2 2 भी नहीं होगा। तो फिर ये हमारे पास आया सम इज 4 और लेस। उसमें कितने आउटकम बने हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। हमारे पास 4 आउटकम बने। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे सम इज 4 और लेस इज इक्वल टू 4 बाय 30, 4 बाय 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम इज इवन। द सम इज इवन। हम यहाँ पे देखते हैं सम इज इवन। इवन का मतलब होता है 2 4 6 8 10 और 12। इसमें देखते हैं हमारे पास आउटकम कौन से हैं। हमारे पास 2 का आउटकम होता है 1 1,
इसका क्या होता है 1 के साथ 3, 2 और 3, 1 और 2, 1 के साथ लिखेंगे 5 तो 6 बनेगा। तो 1 के बाद हम लिखते हैं जनाब 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 8, 6 के साथ 7 और 8 यानी कि 2 के साथ शुरू होगा 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे 2, 3, 4 और 5, 10, 5, 6, 11 होता है ये तो। 6 के साथ क्या होगा 4, 5 और 6, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 5 और 6 और 6। हमारे पास ये आउटकम बनते हैं व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज आर थ्रोन। तो हमारे पास कितने आउटकम बनेंगे ये इवन नंबर में, वो ये बनते हैं, मेरा ख्याल है 18 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि नंबर्स आर डिफरेंट। डिफरेंट नंबर में से ये नंबर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, 3, 3 चला जाएगा, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। डिफरेंट नंबर में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सम इज इवन नंबर। सो यहाँ पे मेरा ख्याल है 12 आया था और नीचे हम 30 लिख देंगे। 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/30। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7.10, 7.10 का बी पार्ट। 7.10 का बी पार्ट था हमारा, हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। 7.10 का ए पार्ट, 2 cards are drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability. One is king and other is queen. ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आ गया। और ये है जनाब ए पार्ट जो मैंने आपको कहा था मैं बाद में करवाऊंगा। 10 का ए पार्ट, 2 cards are drawn at random. 2 कार्ड्स आपने ड्रॉ किए, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में वो पूछता है 1 किंग एंड अदर क्वीन। किंग और क्वीन, किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन 4, और अगर ये 4 और 4 8 अगर हम माइनस कर दें तो अदर कार्ड्स यहां पे लिखेंगे। टोटल कार्ड मेरे बच्चों को पता है, टोटल 52, और ड्रॉ कितने किए आपने, ड्रॉन। हाउ मेनी ड्रॉन कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉ। अगर आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए, टोटल कार्ड 52 थे, 52 टोटल कार्ड्स में से जब हम कितने कार्ड्स निकाल लेते हैं, 4 किंग और 4 क्वीन। जब हमने टोटल कार्ड्स में से क्या करते हैं कि 8 कार्ड निकालते हैं, टोटल 52 थे, उनमें से हमने 8 निकाल लिए, तो बाकी हमारे पास कितने बचे 44। प्रोबेबिलिटी पूछता है किसकी, किंग एंड क्वीन। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल 52 थे, उनमें से हमने कितने सेलेक्ट किए 2, 52C2। किंग कितने आए, 2 कार्ड्स में से एक किंग आ गया इन 4 में से, तो 4 किंग थे, उनमें से एक हमारे पास आ गया। एंड क्वीन, 4 ही क्वीन थी, उनमें से हमारे पास एक कार्ड आ गया। ये जो बाकी 44 थे उनमें से हमारे पास कितने कार्ड्स आए, उनमें से हमारे पास कोई कार्ड नहीं आया, 0 कार्ड्स। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4C1 4 हो जाएगा, 4C1 फिर 4 हो गया, और फिर 52C2
इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं 4C1 का आंसर 4 आ गया, 4C1 का आंसर 4 आ गया, 44C0 का आंसर 1 आ गया और 52C2 1326 इज इक्वल टू 4 4s are 16, 1s are 16 और 1326 ये आपका आंसर है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट पूछता है बोथ आर सेम कलर और बोथ आर डिफरेंट कलर। मैं पहले बोथ आर डिफरेंट कलर्स करते हैं। अच्छा जी, कितने कलर्स होते हैं? 2, रेड और ब्लैक। रेड कितने होते हैं टोटल हमारे पास? 26 और ब्लैक कितने होंगे? वो भी 26। टोटल कार्ड कितने हुए? टोटल कार्ड 52 और ड्रॉ कितने किए आपने? वो आपने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए। ये हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। पहले डिफरेंट कार्ड्स के लिए जब हमने डिफरेंट कार्ड्स की बात की तो अब हम देखते हैं कि 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, एक उसमें रेड हो और एक उसमें ब्लैक हो, तो इसका मतलब दोनों कार्ड्स का कलर डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर। अच्छा जी, ये बताएं नीचे क्या लिखें हम? टोटल कार्ड कितने हैं? 52 C। अच्छा, कितने सेलेक्ट किए? 2, 52C2। अब हम देखते हैं डिफरेंट कलर, यानी 1 रेड एंड 1 ब्लैक। तो रेड हमारे पास 26 है, 26 में से एक कार्ड हमारे पास सिलेक्ट हो गया और ये 26 ब्लैक थे, उनमें से भी एक कार्ड सिलेक्ट हो गया। अब आप 20C1 कैलकुलेटर से चेक करें, आंसर 26 आएगा, इसका आंसर भी 26 आ जाएगा और डिवाइडिंग बाय इसका जब हम करेंगे तो 1326 आ गया, 1326। जब आपने 26 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 676 आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पे 676 ओवर 1326। अब कहते हैं बोथ आर सेम कलर। जी नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट वो हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी बताएं सेम कलर की। लेकिन हमारे पास रेड कितने? शाबाश 10, ब्लैक वो भी 10, टोटल वो तो ये 10 क्यों लिख रहे हैं हम? कितने होते हैं? 26 एंड 52 और ड्रॉ हमने 2 किए। सवाल क्या है? प्रोबेबिलिटी सेम कलर, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताएं 2 रेड कार्ड आने की या फिर प्रोबेबिलिटी बताएं 2 ब्लैक कार्ड आने की। दोनों के दोनों रेड आएंगे तो सेम कलर होगा। रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 52C2, 26C2 और 26C0। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 52C2, 26C0, यानी कि ये जो रेड है उसमें से 0 आए, 2 ब्लैक, यहाँ से ब्लैक आ जाएंगे, 26C2। अब आप 26C2 को जब सॉल्व करते हैं तो वो आता है 325। तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा 325। इसका आंसर 1 आ गया और इसका आंसर 1326 प्लस इसका आंसर 26C0 1 हो गया, 26C2 325 डिवाइडिंग बाय 1326। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1326 एलसीएम आ गया, 325 प्लस 325। अब इनको प्लस कर लें, 300 और 300 कितने हो गए? 600, 25 और 25 ये 50 हो गए ओवर 1326 और ये आपका आंसर आ गया। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को समझ आई होगी। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।